ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग, नया हेडिंग आज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो ग्रेविटी से हमने क्या देखा था कि ग्रेविटी के चलते तुम्हारा किसी भी बॉडी पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, हाँ। और कहीं भी अगर फोर्स लगता है तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है हमारा, F इक्वल टू ma, इसका मतलब कहीं भी अगर फोर्स है उस बॉडी में मास है तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सरफेस पे हम खड़े हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली अभी सरफेस पे खड़े हैं, तो इसमें देखो अर्थ के मास को हम लोग हमेशा एम ई लेते हैं, एम ई मतलब मास ऑफ क्या हो गया, अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ऐसे आर ई आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर तुम इस पॉइंट पे खड़े हो, मतलब आप यहां पे खड़े हो सेंटर से, तो जस्ट इसके पहले कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि कोई भी स्फेरिकल सेल जो होता है, कोई भी जो स्फेरिकल सेल होता है, स्फेरिकल सेल के चलते किसी भी पॉइंट, अब पॉइंट आपका दो बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, याद है पिछले क्लास में, अगर पॉइंट बाहर होता है तो इसको हम ये ट्रीट करते हैं कि ये पूरा मास तुम्हारा इस सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया है, याद है। तो अभी फिलहाल इसी कॉन्सेप्ट से ध्यान से देखो। तो अगर अर्थ, लेकिन अर्थ तुम्हारा सेल नहीं है, अर्थ तुम्हारा सॉलिड स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये होमोजीनियस भी नहीं है, लेकिन अभी फॉर द टाइम भी मान के चलते हैं होमोजीनियस है, ठीक है। तो तुम इसको छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर सकते हो, सेल बोल रहा हूँ, सेल, SHEL, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर सकते हो। मान लो इस सेल का मास तुम्हारा m1 है, तो इस पूरे का मास अगर इस पॉइंट पे फोर्स पूछा जाए तो ये सेल के बाहर पॉइंट है, तो इस पूरे का मास तुम सेंटर पे मान सकते हो। ऐसे छोटे छोटे जितने सेल हैं, चूंकि सारे केस में ये जो पॉइंट है सेल से बाहर है, तो इस पर अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो तुम पूरे सेल को क्या मान सकते हो, छोटे छोटे जितने सेल्स हैं उनको तुम सेंटर पे कंसेंट्रिक मान सकते हो कि इस पॉइंट पे कंसेंट्रिक, मतलब इस पॉइंट पे तुम्हारा ये सारा कंसंट्रेट हो गया है पूरा मास। तो अर्थ का पूरा मास यहाँ ना मान के हम कहाँ मानेंगे, सेंटर पे मान लेंगे, समझ में आया। तो अर्थ का पूरा मास इस पॉइंट पे आ गया, और कितना मास है ये, एम ई, मतलब अर्थ हैज बिकम अ पॉइंट। किस केस में, जब ये वाला पॉइंट जिस पे फोर्स निकालना है वो अर्थ के जस्ट सरफेस पे या सरफेस के बाहर है, सेल के बाहर है एक्चुअली, क्लियर हुआ। तो अब इस पॉइंट पे मैंने तुमसे पूछा फोर्स कितना लगेगा, तो तुम्हारा मास मान लो m है, ह्यूमन, ये मेरा जैसे मास m है, तो इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, Fg, G m e m r e स्क्वायर, क्लियर है ये, हाँ। तो पूछा कि ये तो फोर्स हुआ, तो ये फोर्स किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर होता है। तो इसी को मैं m इंटू ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि ये हो गया G m e m अपॉन r e स्क्वायर। देखो मास कट गया, तो a की वैल्यू क्या आई, G m e बाई r e का। देखो ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ पे बता रहा है, सेंटर पे नहीं है, एट द सरफेस। जो भी बॉडी सरफेस पे खड़ी है उस पर एक्सेलरेशन क्या है, a। इसी a को जब g, देखो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अर्थ का मास भी यूनिवर्सल कांस्टेंट ही है, रेडियस भी यूनिवर्सल हो गया, तो ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आती है। यानी कि सरफेस पे अगर वैल्यू निकाली जाती है तो ये वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को a को हम क्या बोलते हैं, इस केस में इसी को g हम बोलते हैं। यानी कि g क्या है आपका, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, g इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर। लिख लीजिए इसको आप लोग, समझ में आया सबको ये,
ठीक है। तो एट द सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8, और जो तुम्हारा फॉर्मूला जिसका हो गया G_me/r²। कहीं भी G_me/r² दिखेगा तो हम उसको 9.8 या स्मॉल g लिख सकते हैं। स्मॉल g और कैपिटल G में फ़र्क है, ठीक है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये एक्सेलरेशन है बेसिकली, ये चेंज नहीं, ये सरफेस पे फिक्स है। हाँ, अब अगला लिख लो, ग्रेविटी लिख लो नेक्स्ट हेडिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, above the surface of earth। हाँ देखो, तो देखो ये above the surface, acceleration due to gravity above the surface, above the surface, ठीक है। तो ये आपका अर्थ है, मान लो इस पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट r डिस्टेंस पे है सेंटर से, ठीक है। एकदम फंडामेंटली समझो, फार्मूला बाद में रटेंगे हम लोग। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एट द सरफेस, अबव द सरफेस, मान लो जो कि r हाइट पे है, और ऑब्वियसली r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन r, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो यहाँ अब अगेन तुम्हारा ये जो अर्थ है, ये सेल की तरह अगर मान के चलोगे, सेल्स के लेयर की तरह, तो इसका मास m ही मान सकते हो, जो कि कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तुम्हारा मास यहाँ पे कितना है, m। फोर्स कितना हो जाएगा, G_me/m। तो ये अभी मैं स्मॉल r, यहाँ इस पॉइंट का, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस r है, ठीक है। ये जो स्मॉल r है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये r ही है और ये h है। h क्या चीज़ है इस केस में, मतलब r की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, re+h, जहाँ पे h क्या है, हाइट अबव द सरफेस। स्मॉल r क्या है, सेंटर से लेके इस पॉइंट की हाइट है, लेकिन स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट अबव द सरफेस। ध्यान देना, यहीं पे गड़बड़ी होती है, अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर जितना है, यानी कि स्मॉल r की जगह हम re+h रख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू G_me/m अपॉन, हाँ, re+h का स्क्वायर। अच्छा, ये फोर्स क्या होगा, m×a, लेकिन यहाँ a नहीं बोलते हैं, यहाँ पे g भी नहीं बोलते हैं, यहाँ पे g' बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, a जो है उसको मैं g' लिख रहा हूँ। तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, m×g', हाँ या ना, G'(G_me/m अपॉन re+h का होल स्क्वायर। देखो मास से मास कट गया, ठीक। तो G' की वैल्यू क्या आ रही है, G_me/re+h का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। तो एक फॉर्मूला इसको बॉक्स में डाल दो, दूसरा फॉर्मूला देखो, G' को G_me, यहाँ पे तुम re² कॉमन कर सकते हो नहीं, re कॉमन करोगे तो बाहर क्या आएगा, re² कॉमन अंदर आएगा, 1+h अपॉन re। re+h से मैंने re को बाहर कर लिया है, तो re बाहर आएगा तो re² हो जाएगा।
और ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई, समझ में आया ये? अच्छा ठीक है। आर ई प्लस एच से अगर आर ई बाहर करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस, और इसका पूरे का क्या दिया है? स्क्वायर दिया है, पूरे का स्क्वायर दिया है, तो क्या आ जाएगा ये? आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, हाँ या ना? इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। तो एक फॉर्मूला बन गया, जी डैश की वैल्यू क्या हो गई? जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला है। हाँ, दोनों सही है। आपको एग्जाम में दिया क्या गया है? अर्थ का मास यहाँ चाहिए आपको, यहाँ पे आपको अर्थ का मास नहीं चाहिए, ये कैलकुलेट करके वैल्यू दिया गया है आपको 9.8, तो आप सीधे ये लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसी भी हाइट के लिए लग सकता है। ठीक है। अब देखो, इसी में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है कि अगर ये जो हाइट है ये अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी हाइट है। देखो, फार्मूला नंबर 1 हो गया, फार्मूला नंबर 2 हो गया। एच की हाइट आर ई से बहुत ही छोटी है, मतलब एच बाई आर ई क्या हो गया? बहुत ही छोटा, लेस देन 1 हो गया। हाँ, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आर ई तुम्हारी कितनी होती है? अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर है ना? कि रेडियस, ये रेडियस का डायमीटर है, रेडियस है 6400 किलोमीटर, ये रेडियस है। अब तुमसे बोला गया कि 100 मीटर ऊपर जाइए, 200 मीटर ऊपर जाइए, तो 200 मीटर, 300 मीटर, इवन 1 किलोमीटर, इवन 10 किलोमीटर, इवन 20 किलोमीटर, इवन 100 किलोमीटर, इवन 100 किलोमीटर भी तुम्हारा आर ई के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम वैल्यू है। ठीक है। तब हमारा देखो फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान देना। जी डैश जी, देखो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जिस नीचे था ऊपर लेते गए। और बायनोमियल में एक थ्योरम पढ़ा गया है, अभी बायनोमियल पढ़े नहीं हो तो लिख लो बस। वन प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, बताया था? हाँ। तो इस केस में देखो, अब इसको 2 मान लो, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है समझो। लेकिन जब x की, देखो ये अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, x की वैल्यू बहुत छोटी है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। तो x में अगर एक्स स्क्वायर का टर्म ऐड करोगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका? नेग्लिजिबल। यानी कि इसका फॉर्मूला बचेगा कितना? 1 प्लस एन एक्स। क्लियर? वो चीज़ यहाँ लगाओ जरा, क्या होगा देखो, जी डैश इजक्वल टू जी 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है? -2, एक्स की वैल्यू क्या है? एच बाई आर ई। एन की वैल्यू क्या है? -2, एच बाई आर ई की वैल्यू क्या है? एक्स। अगर एक्स स्क्वायर करोगे तो एच बाई आर ई का स्क्वायर बहुत ही छोटा। तो ये फॉर्मूला देखो क्या आ गया, जी डैश इजक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच बाई आर ई। तो आपके एनसीईआरटी में सीधे इसी का डेरिवेशन दिया है, लेकिन यहाँ एक कैच है। कैच क्या है? ये कैच क्या है? मतलब वहाँ पे कंडीशन बुक में लिखा है, आपके गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। ये कंडीशन क्या है कि जब तक ये कंडीशन नहीं ट्रू होगी तब तक ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो फार्मूला नंबर 3 इज अप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी स्मॉल हाइट। अब वेरी स्मॉल की भी डेफिनेशन अलग अलग बच्चों के लिए अलग होगी। जैसे मान लो 6400 किलोमीटर है तो तुम 100 किलोमीटर तक मान सकते हो, लेकिन कल को मैंने बोला कि हाफ ऑफ रेडियस पे जाओ, तो रेडियस का हाफ अगर बोल दिया गया तो वो 1/2 दे दिया इसका मतलब। तो क्वेश्चन देखते समय बोलेगा कि आप अर्थ के रेडियस का 1% ऊपर जा रहे हो।
तो ये बहुत छोटा हो गया। बोला गया कि 30% ऊपर जा रहे हो, 50% जा रहे हो, 70% जा रहे हो, बड़ा हो जाए। या ट्वाइस ऑफ आर ही जा रहे हो, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ये एब्सोल्युटली एकदम रॉन्ग आंसर देगा, बहुत ही खतरनाक आंसर देगा। ये केवल तब लगेगा जब h बाई आर ई की वैल्यू लेस देन 1, नहीं तो आप इसको लगाओ। ये फार्मूला में हमेशा सही वैल्यू देगा, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर करना पड़ता है, इसलिए छोटे हाइट में तो ये देगा सही आंसर, लेकिन छोटे हाइट में आप इसको बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं। वीडियो से उनके लिए होता है ना जो प्लैनेट सबसे दूर होते हैं सैटेलाइट। कौन से? नहीं, कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, बहुत सारे सैटेलाइट, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के रेडियस के लगभग सब्सटेंशियल हो बेसिकली डिस्टेंस पे। समझ में आया सबको ये? फील्ड के अंदर तो यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हो, जी की वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर जाने पे घट रही है कि बढ़ रही है? जी की वैल्यू बढ़ रही है। जी माइनस 2h बाई आर ई 1 माइनस, वो बड़ा होगा, हाँ नेगेटिव कम हो गया। नहीं समझ में आया? अरे इसको ऐसे समझ लो, जी माइनस जी 2h बाई आर ई, जी में से कुछ माइनस कर रहे हो ना, तो h बढ़ने पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, फोर्स आपके ऊपर कम हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये चीज नोट कर लो, एज यू गो हायर, एज यू गो हायर ग्रेविटी रिड्यूसेस। ठीक है, एज यू गो हायर ग्रेविटी डिक्रीजेज। डेप्थ वाले में तो वही अच्छा डेप्थ लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं दूसरा फॉर्मूला लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान से देखिएगा, ये बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो ये मान लो आपका अर्थ है, थोड़ा बड़ा बना दिए, मान लो, तो इस केस में जो आर की वैल्यू है ये क्या है, लेस देन आर ई। कंडीशन लिख लो, ये लेस देन आर ई। अब मान लो तुम इस पॉइंट पे खड़े हो, ये सेंटर है, हाँ अर्थ के अंदर खड़े हो, क्यों नहीं जा सकते क्या, माइंस में जाते हैं ना, माइनिंग में। अर्थ के अंदर आप चले गए हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किसी तरह बहुत अंदर नहीं जा पाओगे, लेकिन जितना भी जा पाओ मान लो, तो क्या ग्रेविटी की वैल्यू अब स्टडी करना है कि ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, क्या सेम रहता है कि अलग रहता है। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे आपके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, मान लो ये आर डिस्टेंस है, अभी मैंने लिख दिया, यानी कि आप अर्थ के अंदर जानते हो कितना गए हो, डी डिस्टेंस अंदर गए हो, यानी कि जो आर की वैल्यू है ये क्या चीज़ है, आर ई माइनस डी। डी क्या है, फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस समझो। अच्छा हाँ। कितना तुम डेप्थ पे गए हो, सरफेस से कितना अंदर गए हो। डी बेसिकली क्या है, डेप्थ। एच नहीं लिया गया क्योंकि एच हाइट होता है, डी क्या होता है, डेप्थ। आर क्या है, आर क्या है, जितना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हाँ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर, लेकिन ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा रेडियस से छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब तुमसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो, कोई बता पाएगा? क्या लगाओगे बताओ। मान लो इस पॉइंट में मैंने पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगे, एफ जी, जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। ये सही है गलत है?
नहीं स्मॉल आर लिखा मैंने। अभी तो आर स्क्वायर ही लगेगा क्योंकि कंबाइंड है ना। क्या अर्थ का मास लेंगे? नहीं 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 किसका मास लेंगे? वो उसका बॉडी का। किस बॉडी का? ये तो लिया गया है। वो तो लिए और इसका नहीं लेंगे। अर्थ का क्या टोटल मास लेंगे? क्या आ गया? ये पॉइंट इनसाइड आ गया है, हाँ तो किसका मास लेंगे हम लोग? सर उसी का बॉडी का। भाई देखो अभी क्या बताया गया था, इस सेल के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है तो इस पॉइंट के चलते इस पे फोर्स कितना लगता है? 0। 0। हाँ तो इसके बाहर अगर तुम कोई भी एक लेयर बनाओगे, मान लो एक पतला सा सेल बनाया तुमने, तो इस सेल के चलते यहाँ फोर्स कितना लगेगा? 0। यानी कि इस पॉइंट के जितने भी बाहर की जो भी मिट्टी है या रॉक है उसके चलते फोर्स कितना लगेगा इस पॉइंट पे? 0। तो फिर ऊपर लगे नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर कोई पॉइंट होता है तो ये सारे फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं? नलीफाई हो जाते हैं। यही तो मैंने बताया था। यस सर, याद आ गया। तो इस पे किसका फोर्स लगेगा? किस बॉडी के चलते लगेगा? यहाँ पे बाहर वाला तो लगेगा नहीं, इस बाहर वाला जो पार्ट है इसके चलते लगेगा नहीं फोर्स। हाँ या ना? यानी कि ये जो मिट्टी की है पूरी बाहर वाली, ये बेकार पड़ी हुई है, इसको मैं मिटा दूं, लेकिन मिटा नहीं रहा हूँ। क्यों? नहीं समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे इसका मास चाहिए अब केवल। क्यों इसका मास चाहिए? क्योंकि इसी मास के चलते उस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, इसी मास के चलते इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा। तो तुम्हें इसका मास निकालना है। कैसे निकलेगा? इसका मास कैसे निकलेगा? आर तो है ही। वो उससे माइनस करेंगे क्या? हाँ तो देखो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं हो जाएगा। देखो इस पूरे अर्थ का रेडियस जब आर ही है तो अर्थ का मास कितना है? एम ई। जब रेडियस स्मॉल आर है तो मास कितना है नहीं पता है, तो उसको एम ई डैश लिख देते हैं। कैसे निकालोगे एम ई डैश? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास कितना है अर्थ का? एम ई। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आया? हाँ, और छोटे वाले पार्ट का कितना मास होगा? तो एम ई डैश कितना हो जाएगा? 4/3 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी तो सेम रहेगी, ये मान के चल ही रहे हम लोग। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब। 4/3 पाई कट गया, बचा क्या? एम ई आर क्यूब आर बाई आर ई का क्यूब। समझ में आया ये? तो ये तुम्हारा किसका मास हुआ है? तो यहाँ हाँ, जो पार्ट तुम्हारा उस पार्टिकल के अंदर जो अर्थ का पार्ट है, तो यहाँ पे कौन सा मास लेंगे? एम ई लेंगे क्या? यहाँ पे एम ई नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? एम ई डैश। क्लियर है? तो यहाँ तक लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो ये आपने मास निकाल लिया उस पार्ट का जो कि उसके इनसाइड है। तो ग्रेविटी कितना हो जाएगा उस पॉइंट पे? हाँ, तो इस एफ जी की जगह आप रख दीजिए एम जी डैश, और ये ऐसे रख दीजिए जी। एम ई डैश की जगह देखो एम ई डैश अच्छा रख देते हैं अभी, एम बाई आर स्क्वायर। तो ये एम से एम कट गया, तो जी डैश की वैल्यू क्या आई? जी बाई आर स्क्वायर एम ई डैश। एम ई डैश की वैल्यू यहाँ से रख दो, एम ई आर क्यूब बाई आर ई क्यूब। तो ये कितना आ गया? आर स्क्वायर से कट गया। जी एम ई बाई आर ई क्यूब इंटू आर। ये आर ई क्यूब है, यही है ना? देखो ये पूरा कांस्टेंट है, यानी कि जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, मतलब जितना डिस्टेंस आर रहेगा उतना ही तुम्हारा जी डैश रहेगा। ये हो रहा है ना इनसाइड के लिए। लेकिन रुक जाओ, इससे कंक्लूड ना करो। कंक्लूड किससे कर रहे हैं ध्यान देना। ए में रुक जाओ, ए में रुक जाओ। जी एम ई इस आर ई स्क्वायर, आर ई क्यूब को हम आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जी। तो जी डैश क्या हो गया? जी आर बाई, ठीक है। और स्मॉल आर मैंने क्या लिखा था? तो जी आर ई माइनस
डी अपॉन आर ई। तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई? जी 1 माइनस डी बाई आर ई। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? अर्थ के जैसे जैसे हम लोग बिलो जाएंगे, अगेन योर ग्रेविटी आपकी सेंटर पे जीरो। हाँ सेंटर पे तो जीरो जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाते हो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू ग्रेविटी की कहाँ होती है? सरफेस पे होती है। ठीक है, ये अलग तरह से वहाँ पे 2h बाई आर ई था, यहाँ पे क्या है? d बाई आर ई है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है 2h बाई आर ई केवल छोटे डिस्टेंस के लिए लगता था, ये फॉर्मूला सबके लिए लगता है। इसमें कोई कंडीशन मैंने लिया कहीं पे? यूनिवर्सल हो गया। तो ये फार्मूला आप, इसमें कोई भी स्मॉल डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस की बात नहीं है। समझ में आई है? अच्छा हाँ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो ये फार्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं। जो हाइट वाली थी -2h बाई आर ई, वो केवल स्मॉल हाइट के लिए था। ग्रेटर हाइट के लिए जो फार्मूला नंबर 2 मैंने लिखाया था, क्लियर हुआ? 7+6। हाँ, तो ये लिख लो कि एज वी गो डाउन ग्रेविटी डिक्रीजेज। सेंटर पे जाके क्या होगा? ग्रेविटी की वैल्यू जीरो। मतलब सेंटर पे जब पहुंच गए तुम, तो कोई भी सेल उसको, सारे सेल उसको कंटेन ही करेंगे। मतलब कोई भी, सर ये रेडियस भी तो नहीं बचेगा। हाँ वही बोल रहे हैं, जीरो हो जाएगा ना, वो सेंटर पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिख लो यहाँ तक।